हेलो बच्चों, कल हमने आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक करा दिया था। ठीक, आज हम क्वेश्चन नंबर 9 कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? यदि x इक्वल टू कॉस एल्फा प्लस आई साइन अल्फा एंड बाई इक्वल टू कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा हो तो x माइनस बाई अपॉन एक्स प्लस बाई का मान निकालिए। ये क्वेश्चन हमसे पूछा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें x की जगह पे हम कॉस एल्फा प्लस आई साइन अल्फा रख देंगे और बाई की जगह पे कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा रख देंगे। अपॉन में भी ऐसा ही करेंगे। तो हमने देखो कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से सॉल्व होगा। हमारा क्या होगा, हमने क्या किया, एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू और बाई की जगह पे बाई की वैल्यू रख दी। ठीक, फिर हमने क्या किया, रियल पार्ट्स को एक तरफ और इमेजनरी पार्ट्स को एक तरफ कर लिया। यानी कि कॉस एल्फा माइनस कॉस बीटा प्लस का आई साइन एल्फा माइनस का साइन बीटा अपॉन कॉस एल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस का आई साइन एल्फा प्लस साइन बीटा, ये हमने कर दिया। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला लगा दिया, जो होता है 2 साइन सी प्लस डी वाई टू इंटू साइन डी माइनस सी वाई टू। इसी तरह हमने साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला लगाया, जो होता है 2 कॉस सी प्लस डी वाई टू इंटू साइन सी माइनस डी वाई टू। अपॉन में भी हमने ऐसे ही किया। फिर इतना करने के बाद हमने ऊपर से क्या किया, 2 साइन अल्फा माइनस बीटा वाई टू कॉमन ले लिया। अब देखो यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा है तो इसको हमने माइनस कॉमन लिया। अब हम जानते हैं साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है। ठीक, तो हमने माइनस साइन थीटा इस तरह से लिख लिया इसको, और ये मतलब इस तरह से हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। फिर हमने थोड़ा सॉर्ट किया है क्योंकि पेपर में टाइम कम होता है तो हमें कई सारी स्टेप्स को सॉर्ट में करना होता है। यहाँ पे फिर भी मैंने काफ़ी कर दिया है। फिर क्या करना है, कॉस को और मतलब इधर से कॉमन ले लिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब जो बचा इसमें भी हम -1 की जगह माइनस की जगह पे हम आई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे आई स्क्वायर लिख लिया। ठीक, और यहाँ पर ये आई है, आई एक आई मतलब आई को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, कॉस एल्फा प्लस बीटा वाई टू अपॉन कॉस एल्फा प्लस बीटा वाई टू प्लस आई साइन एल्फा प्लस बीटा वाई टू। ठीक है, और नीचे भी है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आई बच जाएगा बाहर और ये टेन एल्फा माइनस बीटा वाई टू। ठीक, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हमारा इसका ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा आर इक्वल टू 1 से लेकर 4n तक। थोड़ा सा जूम कर देती हूँ फिर सही दिखेगा। ठीक, फिर हमने इसको इस तरह से लिख दिया है, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा आर इक्वल टू 1 से 4n तक 1 अपॉन n प्लस आर। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम जानते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी और सिग्मा आर इक्वल टू 1 से 4n तक है। तो हम जानते हैं हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, ये आर इक्वल टू 1 मतलब इसको हटाने के लिए हम इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं। तो इंटीग्रेशन 0 से 4 तक हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और ये डी एक्स में चेंज हो जाता है। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, इसको काफ़ी सॉर्ट किया है मैंने, आपको करके बता देती हूँ एक बार। देखो क्या करते हैं हम इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा आर इक्वल टू, यहाँ पे होता है फाई एन और ये होता है साई एन। ठीक है, और यहाँ पर अगर हमें दे रखा हो फंक्शन 1 अपॉन एन, और क्या दे रखा हो, 1 अपॉन एन दे रखा हो और 1 अपॉन 1 प्लस आर बटे एन दे रखा हो। अगर इस तरह की कंडीशन हो तो हम क्या करते हैं, इस तरह की कंडीशन होती है अक्सर। ठीक, तो यहीं पर इसी तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जो फाई एक्स होता है इसको हम क्या लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू फाई एन है ना, तो हम एन टेंस टू इन्फिनिटी फाई एन बटे एन कर देते हैं। अब फाई एन हमारा 1 है। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, फाई एन का मतलब क्या है, 1 है, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में आर इक्वल टू 1 दे रखा है तो ये फाई एन है, अपॉन एन हो जाएगा। अब यहाँ पे इन्फिनिटी रखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक, उसके बाद में इसी तरह से इस वाले को, ऊपर वाले को देखेंगे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी साई एन बटे एन हो जाएगा। अब साई एन ये हमें कितना दे रखा है, तो अभी लिख लेते हैं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये हमें 4n दे रखा है, अपॉन में एन से एन कैंसिल, तो ये आ जाएगा 4। तो इस तरह से हमारा आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 4। ठीक, अब ये 1 अपॉन एन है, इसे हम dx लिख देते हैं, और ये r अपॉन एन होता है, इसे हम x लिखते हैं। ठीक, तो अब हमारा क्वेश्चन इस तरह से है, तो इसको हमने फाइनली इस तरह से लिख लिया, इस तरह से हमने इसको लिख लिया, 0 से 4 1 अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स अपॉन, अब ये इस तरह से हो गया,
अब हमने क्या किया, हम जानते हैं 1/1 + x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log 1 + x होता है, और ये लिमिट क्या हो जाएगी 0 से 4 तक। अब हमने क्या किया आगे, हम जानते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो हमने x की जगह 4 रख दिया, तो क्या आ जाएगा 4 और 1 5, यानी कि log 5 माइनस log 1, यानी 0 रखेंगे तो log 1 आ जाएगा, तो log 5 माइनस 0, तो इतना इसका आंसर आ जाएगा log 5। ठीक, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि त्रिभुज ए बी सी में भुजा बी सी का मध्य बिंदु डी हो तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर का मान होगा। तो इसका मान हमेशा इतना होता है, क्योंकि ये माध्यिका का दोगुना हो जाएगा, ये भुजाएं हैं और ये माध्यिकाएं ए डी और बी डी, तो इसका दोगुना होता है, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर दोगुना ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा, कह रहा है यदि 5 व्यक्तियों की क्रमशः ऊंचाइयाँ 144 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर, 151 सेंटीमीटर, 158 सेंटीमीटर और 155 सेंटीमीटर हैं, तो मध्यमान ऊंचाई याद करो। ठीक है, तो हम जानते हैं इसमें माध्य निकालना है हमें, तो हम सिंपल वही फार्मूला लगा देंगे सिग्मा एक्स बटे एन, यानी कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक, पदों का योग बटे पदों की संख्या वाला फार्मूला हम इसमें लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा, देखो किस तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 12, इसमें मिनट, हाँ 12 है क्वेश्चन नंबर। इसमें हमने क्या किया, सभी को ऐड कर दिया 144, 152, 151, 158, 155 अपॉन 5 कर दिया। ठीक है, सबको ऐड करके डिवाइड करेंगे तो 152 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 12 का सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समीकरण 3x² माइनस का 8xy प्लस ky² बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर लंबवत हैं तो k का मान बताइए। ठीक है, अब लंबवत, अब इस टाइप का ये क्वेश्चन है, तो हम जानते हैं अगर हमें इक्वेशन इस तरह से दे रखी हो, क्या दे रखा हो हमें क्वेश्चन में, हमें दे रखा हो ax² प्लस का 2hxy प्लस का by² बराबर 0, अगर इस टाइप की हमें इक्वेशन दे रखी हो तो इसमें लंब होने का प्रतिबंध a + b बराबर 0 होता है। ठीक, अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन की इक्वेशन भी हमें सेम ऐसी दे रखी है इस वाली फॉर्म में, तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा, ठीक है, तो देखो ए की जगह पे यहाँ पे क्या है, ए की जगह पे 3 है और बी की जगह पे क्या है, के है, तो 3 + k बराबर 0, यानी कि k बराबर -3, तो डी ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 ये क्या कह रहा है कि यदि त्रिभुज ए बी सी में क्रमशः कोण ए, एंगल ए है वो 120 डिग्री है, ए बी और ए सी इक्वल है, ठीक है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज है, तो कोण ए और कोण बी के मान क्या होंगे। अब हम जानते हैं, यहाँ पर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब 120 हमें दे रखा है, तो हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे 60 छुपा हुआ होगा। अब देख लो किस में 60 बन रहा है, 30 और 30 यही 60 हुआ, ये तो 90 हो गया, ये कितना हो गया, ये भी 90 हो गया, ये भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एफ एक्स प्लस बाई एंड एक्स माइनस बाई बराबर एक्स बाई है तो एफ एक्स कॉमा बाई एंड एफ बाई कॉमा एक्स का समांतर माध्य क्या होगा। अब एक्स को हमने एक्स प्लस बाई से रिप्लेस कर दिया और ये बाई को हमने एक्स माइनस बाई से रिप्लेस कर दिया, तो हम जानते हैं एक्स, देखो एफ एक्स कॉमा बाई बराबर x² माइनस बाई स्क्वायर हो जाएगा, और इसको लेंगे तो y² माइनस x² हो जाएगा। अब इसका समांतर माध्य पूछा है, तो इन दोनों को जोड़ के अपॉन में 2 करना है, ठीक है, तो इसको x² माइनस y² प्लस y² माइनस x² अपॉन 2 कर देंगे तो सब कट जाएगा, तो 0 आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन कह रहा है सदिश सी वेक्टर बराबर दे रखा है 4i माइनस का 5j प्लस 11k का मापांक निकालो। मापांक का मतलब है इसका मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मॉड ऑफ सी इक्वल टू लिख लेंगे 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 और 25 कितना हुआ 16 प्लस 25 को ऐड कर देंगे, 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो 16 प्लस 25 प्लस 6 5 11 का 1 हासिल का 1 3 2 1 3 1 हासिल का 4 41, और ये कितना हो गया 121, तो 1 1 2 4 2 6 1 का 1 ही, यानी कि 81 × 2, तो ये हम मॉड ऑफ सी निकाल रहे हैं ना, तो ये अंडर रूट के अंदर भी होगा, तो ये 162 होगा। अब जब 162 होगा इसके अंदर, ठीक है, मॉड ऑफ सी 162 होगा, यानी कि 81 गुणा 2 अंडर रूट के अंदर, ठीक, तो 9√2 आ जाएगा हमारा, ऑप्शन बी इज राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि समीकरण, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 सदा एक वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र माइनस का g माइनस का f और त्रिज्या अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का c है अंडर रूट के अंदर, तो यदि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर c के बराबर हो जाए तो इस दशा में वृत्त को क्या कहते हैं, अपवृष्ट वृत्त कहते हैं। ठीक है, इसमें क्योंकि अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर बराबर c हो जाएगा तो रेडियस तो फिर 0 हो जाएगी, और रेडियस 0 हो जाएगी तो वो अपवृष्ट वृत्त कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, क्या है, z बराबर ई की पावर आई थीटा। जी z बराबर क्या होता है, ई की पावर आई थीटा हमें दे रखा है। ठीक, अब हमसे पूछा जेड स्क्वायर माइनस वन अपॉन जेड स्क्वायर प्लस वन निकालो, तो सिंपल है, हमने क्या करा, ई की पावर 2i थीटा हो जाएगा, यहाँ पे माइनस वन हो जाएगा अपॉन ई की पावर 2i थीटा प्लस वन हो जाएगा। ठीक, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको बहुत ही ईजी और बहुत आराम से होने वाली क्वेश्चन है। हमने क्या किया, इसको ई की पावर 2i थीटा माइनस वन अपॉन ई की पावर 2i थीटा प्लस वन लिख लिया। अब हम जानते हैं ये क्या है, हमारी एलर्स थ्योरम है, यानी कॉस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा प्लस का आई साइन 2 थीटा माइनस का वन, इसको लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा प्लस का वन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद में इतना करने के बाद में देखो इसमें फार्मूला लगा दूँ, ये माइनस आ रहा है तो इसका मतलब साइन का फार्मूला लगेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का आई, यहाँ पे साइन 2 थीटा का फार्मूला लगा दो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का 1 अपॉन, इसको लिख लो, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस का आई 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। ठीक, ऊपर से देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से देख लेते हैं हम, 2 साइन थीटा कॉमन आ रहा है साफ साफ सीधे शब्दों में। ठीक, और हाँ माइनस है ना यहाँ पे, तो हमने क्या किया, इसको आई स्क्वायर लिख लिया, तो हमने आई भी कॉमन ले लिया है। अब क्या बचा, अब बचा साइन थीटा प्लस का साइन थीटा, और यहाँ से क्या बचा 2 साइन थीटा, तो हम कॉमन ले चुके थे, यहाँ पे बचा कॉस थीटा। ठीक, अपॉन ऊपर हम यहाँ पे हमने क्या किया, 2 कॉस थीटा कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे भी एक आई बचेगा। अब देखो यहाँ से पहले तो 2 से 2 को काट दो। ठीक, अब यहाँ पे देखो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आई, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा आई टेन थीटा। ठीक, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन नंबर ए ठीक है हमारा, आई टेन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एम द्रव्यमान की गोली, स्मॉल एम द्रव्यमान की गोली कैपिटल एम द्रव्यमान की एक बंदूक से छोड़ी जाती है, यदि गोली बंदूक के यू सापेक्ष वेग से चले तो गोली और बंदूक के वास्तविक वेग क्रमशः क्या होंगे। तो इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें पहला ऑप्शन ही सही है हमारा, एम यू बटे कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, और ये इस तरह से ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, कह रहा है कि श्रेणी हमें अनुक्रम यानी कि हमें सीरीज दे रखी है, सीरीज क्या है 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यू डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब मॉड ऑफ आर इज लेस देन 1 है, तो इसके लिए कन्वर्जेंट अनुक्रम, मतलब कन्वर्जेंट कह रहा है कि ये कन्वर्जेंट है, और अगर आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तब डाइवर्जेंट है, आर इज लेस देन और इक्वल टू -1 के लिए ये क्या है, दोलन अनुक्रम है। ठीक है, यानी कि ऑक्जिलेटरी है, तो ये सभी सही है, क्योंकि हम जानते हैं पीच ग्रेटर देन 1 होता है तो कन्वर्जेंट होता है। ठीक है, अगर ये इक्वल और ये लेस होता है तब डाइवर्जेंट होता है, बिल्कुल सही है। आर इज लेस देन और इक्वल टू -1 होता है, बिल्कुल सही है, ऑक्जिलेटरी होता है। ठीक, तो इसके चारों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समीकरण एक्स क्यू माइनस 12x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 28 बराबर 0 के मूल समांतर श्रेणी में हो तो समांतर श्रेणी का सारवंतर कितना होगा। ठीक, अब हम जानते हैं ये अगर जब मूल समांतर श्रेणी में होते हैं तो हम क्या करते हैं,
जब मूल हो समांतर श्रेणी में, तो हम एक को a, एक को a माइनस डी और एक को a प्लस डी मान लेते हैं। ठीक, अब हम इन देखो मूलों का योग होता है, तीनों को जोड़ दो, a माइनस डी, a प्लस डी, सबको जोड़ दो। ठीक है, माइनस का b अपॉन ए होता है, तो माइनस का b कितना है हमारा 12, तो ये प्लस का हो जाएगा, a तो है ही नहीं, d से d कैंसिल हो गया, 3a बराबर 12, 3 चौक 12, a बराबर आ गया 4। ठीक, अब हम जानते हैं मूलों का गुणनफल कितना होता है, सबकी मल्टीप्लाई कर दी जाएगी, तो a माइनस डी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, क्या होता है माइनस का d अपॉन ए, यानी कि 28 प्लस का हो जाएगा। ठीक, अब 4 और 4 चौक 16 माइनस का डी स्क्वायर बराबर 28, 4 सत्ते 28 हो गया, 16 माइनस 7 बराबर डी स्क्वायर बराबर 9, 16 में से 7 घटाएंगे तो 9 बचेंगे, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर बराबर 9, तो डी बराबर आ जाएगा हमारा +-3। तो तीसरा ऑप्शन, सॉरी डी बराबर 3 आ जाएगा इसका आंसर। हमसे सार्वंतरी पूछा है, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो हम जानते हैं माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये सभी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है, लेकिन परास केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वक्र e की पावर y बराबर 1 + x² स्पर्शी की प्रवणता m हो तो कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, अब स्पर्शी की प्रवणता m है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, m निकालेंगे। तो m निकालने के लिए ये e की पावर y है ना, ये इसको हटाएंगे तो y बराबर हो जाएगा log 1 + x²। ठीक, फिर dy/dx निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, dy/dx निकाला, देखो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आ गया हमारा, देखो हमने इसको किया तो m निकला, फिर ये m इतना आ गया, मॉडुलस ले लेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से लिख लेंगे। फिर क्या किया, जो मॉडुलस होता है वो या तो बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए 0 के, 1 मिनट, केवल बड़ा होना चाहिए, अगर बराबर हो गया तब तो इन्फिनिटी हो जाएगा ना। हाँ ठीक है, नहीं बड़ा और बराबर होना चाहिए, मॉडुलस x² माइनस, ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा इतना। ठीक, तो नेक्स्ट कितना हो गया, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, मॉड ऑफ m इज लेस देन इक्वल टू 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी कण पर लगे बलों के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वियोजित भाग p और q हैं तो बलों का परिणामी क्या होगा। ठीक है, यानी कि हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि क्षैतिज यानी कि f cos थीटा, ऊर्ध्वाधर f sin थीटा इक्वल टू कितना है q, और क्षैतिज f cos थीटा इक्वल टू दे रखा है p। ठीक, और हमसे परिणामी पूछा है, हमने क्या किया, इसको मान लिया फर्स्ट, इसको मान लिया सेकंड। इतना टाइम नहीं होता कि हम इसको ज़्यादा लेंथ ही सॉल्व करें, इसलिए हम बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टूड रखते हैं। तो हमने क्या किया, दोनों को स्क्वायर कर दिया और ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा f² cos² थीटा प्लस sin² थीटा बराबर p² प्लस q², ये 1 हो गया, तो f² बराबर हो गया p² प्लस q², तो f बराबर क्या हो गया, √p² प्लस q², ये हो गया आंसर, बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 x cos x माइनस का log 1 + x/x², इसका आंसर 1/2 होता है। कैसे होता है, इसमें लगा दो DL हॉस्पिटल रूल, जिसमें क्या होता है, ऊपर का ऊपर डिफ्रेंसिएशन, नीचे का नीचे डिफ्रेंसिएशन, फिर डिफ्रेंसिएशन करने के बाद में क्या होगा, लिमिट लगा देंगे, आंसर आ जाएगा 1/2। देख लीजिए, इस टाइप से होगा ये क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, इस तरह से हमने किया, या फिर इसको खोल दो, या मतलब इसका प्रसार कर दो और फिर इसको इस तरह से लिख लो, आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है, इसका हमें वास्तविक मान इसकी हमें रेंज निकालनी है। कह रहा है फलन f(x) इक्वल टू √9 - x² का परास है, यानी कि इसकी रेंज कितनी है ये हमें निकालना है। तो देखो इसकी रेंज कैसे निकालेंगे, तो जो रेंज होती है यानी कि 9 - x² जो मॉडुलस के अंदर फंक्शन होता है वो हमेशा इस तरह से हम लिखा जाता है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर है तो या तो वो बड़ा होगा 0 से या 0 के बराबर होगा, लेकिन नेगेटिव नहीं होगा। तो फिर हमने क्या किया, इसको हमने 3 - x एंड 3 + x लिख सकते हैं, इज लेस देन इक्वल टू 0, नंबर लाइन पे दिखा दो, यहाँ पे -3 आ जाएगा, यहाँ पे +3 आ जाएगा। अगर हम मान लो -3 से कम ले रहे हैं, ठीक है, हमने -3 से हमने
अगर हमने 3 से ज़्यादा लिया यहाँ पे, ठीक, 3 से हमने ज़्यादा लिया तो कितना होगा यहाँ पे, 3 से अगर हमने x को 3 से ज़्यादा लिया यानी कि हमने x को 4 ले लिया तो 4 3 7 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो 3 में से माइनस होगा तो नेगेटिव हो जाएगा ना, तो इसलिए हम 3 से ज़्यादा नहीं ले सकते। अच्छा, अगर हम -3 से कम देखें तो -3 से ज़्यादा लें तो अगर हम यहाँ से -2 ले लें तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पर तो ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कहानी ख़राब हो जाएगी, इसलिए हम इसके बीच में ही लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा -3 से लेकर +3 के अंतर्गत। ठीक, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि बस 195 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटा और 300 किलोमीटर की दूरी यदि एक बस 195 किलोमीटर दूरी तय करने में 3 घंटा और 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटा लेती है तो उनकी चालों का अनुपात क्या होगा। सीधे सीधे चाल निकाल दो पहले की। देखो B1 हमारा कितना हो जाएगा 195/3, क्योंकि दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। 3 छक 18, 3 पंजे 15, B2 निकाल दूँ 300/4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 0, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। ठीक है, कितना आ गया 65/75। 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, 5 एकम 5, 5 25, 13/15। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दे रखा है f(x + f - x) बराबर 0 होता है। ठीक है, उसके बाद में तो इंटीग्रेशन a to x ft dt क्या होगा, एक समफलन होगा। नेक्स्ट है हमारा, इसमें ऑप्शन रॉन्ग दे रखे हैं, हालांकि इसमें सी ऑप्शन सही है, इसमें इन्होंने गलत दे रखे, 2 ऑप्शन सेम दे रखे हैं, रॉन्ग नहीं, इन्होंने 2 ऑप्शन सेम दे रखे हैं। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, फिर x की वैल्यू निकालेंगे, सिंपल है। तो इसका आंसर हमारा -11/9 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 30 है, क्या है, IZ³ + Z² - Z + I बराबर 0 है, mod Z पूछा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये इसको लिख लिया IZ³ + Z² और माइनस है तो इसको लिख लो I² Z + I बराबर 0। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसमें से Z² को कॉमन ले लिया तो कितना आएगा IZ + 1, प्लस का I कॉमन ले लो, कितना आएगा IZ + 1 बराबर 0। ठीक है, Z² + I और IZ + 1 बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, अगर Z² बराबर -i कर दें तो बात नहीं बनेगी, इसलिए इसको तो छोड़ो, और इस वाले को देखो IZ = -1 हो गया। अब IZ बराबर I² लिख सकते हैं, एक I से एक I चल बसा, तो mod ऑफ Z बराबर आ जाएगा mod ऑफ I, और mod ऑफ I = होता है 1, तो इसका ऑप्शन ए इज राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक विद्यालय में 3 एथलेटिक टीम के सदस्यों में से क्रिकेट टीम में 21 और हॉकी टीम में 26, फुटबॉल टीम में 20 कितने हैं 29 सदस्य हैं, तो उनमें से 14 हॉकी क्रिकेट, मतलब हॉकी और क्रिकेट में इतने हैं, मतलब इस तरह से आप कह रहा है तीनों एथलेटिक टीम में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। तो इसे हम 2 तरह से कर सकते हैं, चाहे तो हम फार्मूला याद कर लें, चाहे तो हम चित्र के माध्यम से समझ लें। ठीक है, तो हम आपको चित्र के माध्यम से समझाएंगे। मान लो एक गोला हमने बना लिया, 3 गोले बना लिए, क्योंकि 3 तरह के खेल हैं। पहला हमने बना लिया क्रिकेट का, दूसरा हमने बना लिया फुटबॉल का, और तीसरा बना लिया हमने हॉकी का। ठीक, 3 गोले बना लिए। अब हमसे कह रहा है, अब हम देखेंगे लास्ट से कि तीनों में क्या कॉमन है। तो 8 सदस्य जो है वो क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल तीनों में कॉमन है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अब देखो तीनों में कॉमन कहाँ आ रहा है, ये चीज़ आ रही है, तो हमने यहाँ पे 8 लिख लिया। ठीक, अब नेक्स्ट, अब 2 चीज़ देखेंगे, उससे मतलब पीछे से क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करेंगे इसमें, फिर देखेंगे अब क्या है, क्रिकेट और फुटबॉल में 12 सदस्य हैं। अब देखो क्रिकेट और फुटबॉल ये है, अब क्रिकेट और फुटबॉल में कॉमन कितने हैं 12 सदस्य। ठीक है, अब 8 तो यहाँ हो गए, अब 12 में से 8 गया तो 4 बचा, तो इसका मतलब है कि 4 सदस्य ही क्रिकेट और फुटबॉल में कॉमन है। अब नेक्स्ट फिर देखेंगे फुटबॉल और हॉकी में कितने हैं 15 कॉमन है। ठीक है, अब देखो फुटबॉल और हॉकी की बात हो रही है, फुटबॉल और हॉकी में 15 लोग हैं, अब 8 पहले से है, तो 15 में से 8 गए कितने बचेंगे, 15 में से 8 गए तो 7 बचेंगे, 7 7 14 15 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 7।
नेक्स्ट क्या है, हॉकी और क्रिकेट में। हॉकी और क्रिकेट में कितने सदस्य हैं, 14 सदस्य हैं। ठीक, अब तो देख लेते हैं, 8 यहाँ पे है, तो 6 8 14 होते हैं, 6 6 12 13 14। ठीक है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 8 14। ठीक, उसके बाद में अब देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 29 सदस्य जो हैं वो फुटबॉल में हैं। फुटबॉल में 29 सदस्य हैं। अब देख लो यहाँ पे कितने हैं, 7 4 11, 11 8 19, 19 तो ये हो गया। अब कह रहे हैं 29 सदस्य हैं, तो 19 तो यहीं पे निकल गए इसमें से, तो 10 ही सदस्य तो बचे। 29 और 19 कर दो, ठीक है, तो 10 बचे, सही है। नेक्स्ट क्या है, हॉकी की टीम में 26 सदस्य हैं। हॉकी की टीम में 26 सदस्य हैं। अब देख लो हॉकी की टीम ये आ रही है, 6 8 14, 14 + 7 21। ठीक है, 21 सदस्य तो इसमें आ गए, और बाकी हैं कितने हॉकी में, 26 सदस्य हैं। तो 26 - 21 कर दो, 6 में से 1 गया, 5 बचा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब देख लो इसमें कितने हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, 21 सदस्य क्रिकेट की टीम में हैं। 6 4 10 8 18, 18 हैं टोटल, अब 21 हैं क्रिकेट में। ठीक है, 6 4 10 और 18, 11 में से 8 गया, बचा 3, तो यहाँ पे आ गया 3। ठीक, अब हम टोटल देख लेते हैं। कह रहा है तीनों एथलेटिक टीम में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। ठीक, सभी को ऐड कर दो, 6 4 10, 10 8 18, 18 के आगे 19 20 21, 21 के 21 ये हो गए, प्लस 10 कितने हो गए, 31, 31 और 7 और 5 12, यानी कि 12, तो कितना हो गया, 3 और 1 43। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी इज राइट हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, log sin x + iy का अधिकल्पित मान कितना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, log sin x + iy हमें दे रखा है, अधिकल्पित मान पूछा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको हमने ऑपरेशन कर दिया। ठीक, कैसे किया अभी दिखाते हैं। log sin a + b, a + b का फार्मूला बनना है, साइन, तो हम लिख लेंगे log sin a cos b cos iy प्लस cos a sin b। ठीक, और बंद कर दो। अब क्या किया, एक बार फिर से इसको सही से लिखा, क्योंकि ये cos iy होता है cos हाइपरबोलिक बाई, तो हमने लिख दिया इसको sin x cos हाइपरबोलिक बाई प्लस, अब ये साइन आई वाई होता है आई साइन हाइपरबोलिक बाई, यानी कि इसका फार्मूला होता है, तो ये हो जाएगा आई cos x साइन हाइपरबोलिक बाई। ठीक, अब ये log x + आई वाई का फार्मूला हो गया यहाँ से। अब हम देखो, हमसे पूछा क्या है, अधिकल्पित मान, यानी कि क्या होता है, अधिकल्पित मान होता है हमारा tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स। ये टोटल x हो गया, ये हो गया बाई। ठीक है, और ये होता है अब अधिकल्पित आई tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स होता है। ठीक है, तो आई तो हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, बाकी हम बाई अपॉन एक्स लिख लेंगे, तो बाई कितना है हमारा cos x बटे साइन हाइपरबोलिक बाई बटे ये हो जाएगा साइन एक्स cos हाइपरबोलिक बाई। अब इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, cot x tan हाइपरबोलिक बाई। ठीक, अब ये cot x tan हाइपरबोलिक बाई कौन से ऑप्शन में है, तो ये तीसरे ऑप्शन में है, cot x tan हाइपरबोलिक बाई, ये हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी बी + सी सी + ए + बी a² b² c² के गुणनखंड हैं। तो इसका गुणनखंड क्या होगा, ए ऑप्शन होगा a - b b - c और c - a + b + c, ए ऑप्शन इज राइट। और अधिक जानकारी के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमने a b c मान लेंगे। ठीक है, a = 1 b = 2 c = 3 मान लो, मान के फिर इसको ओपन करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर सॉल्व करने के बाद में जो ऑप्शन सॉल्व करने पर इतना दे रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन करवा, देखो क्वेश्चन नंबर है P यूनियन Q बराबर P दे रखा है। तो हमने क्या किया, P बराबर हमने ले लिया, P बराबर हमने मान लिया क्या 1 और 2। ठीक है, Q बराबर हमने मान लिया 2। ठीक, तो इसका मतलब ये P यूनियन Q बराबर P दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। अब वो हमसे पूछा क्या है, इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन पूछा है तो 2 ही आएगा, और 2 कहाँ आ रहा है, Q में आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर
बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 35 दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 14y प्लस का 48 बराबर 0। दूसरा दे रखा है वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x इक्वल टू 0। ये हमें दे रखा है। ठीक, अब हम सबसे पहले जो पहला वृत्त है इसका केंद्र निकालेंगे, दूसरे वृत्त का भी केंद्र निकालेंगे। पहले वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दोनों को निकालेंगे, फिर देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो देखने पर C1 C2 जो होगा वो हमेशा छोटा आएगा R1 प्लस R2 से। और जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो इसका मतलब है इसकी स्पर्शियों की संख्या 4 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने मान लो दो वृत्त बना लिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये है C1 और ये है C2, ठीक है, और ये है R1 और ये है R2, ठीक है। तो देखो कितने हम यहाँ से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, 4 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो स्पर्श रेखाओं की संख्या 4 आ जाएगी। ठीक, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है यदि ओ ए वैक्टर बराबर ए स्क्वायर, ओ बी वैक्टर बराबर बी स्क्वायर, तो बी ए वैक्टर निकालो। देखो हमने बचपन में भी पढ़ा था, अब बुढ़ापे में भी पढ़ रहे हैं। क्या है? बी ए वैक्टर ओ ए वैक्टर माइनस का ओ बी वैक्टर होता है। अब ओ ए वैक्टर दे रखा है माइनस ओ बी वैक्टर बी वैक्टर दे रखा है, तो ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ये वाला क्वेश्चन 37। इसमें देखो ये पूरा फार्मूला ही दे दिया है इन्होंने साइन इनवर्स का। तो देखो अगर जब इस तरह की कंडीशन हो तो ये कितना है हमारा साइन की वैल्यू कब √3/2 होती है, तो साइन 60 की वैल्यू होती है, यानी कि π/3 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर वही ऑप्शन सही होगा जिसमें x माइनस का π/3 आता होगा। तो बी ऑप्शन में आ रहा है, तो बी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा ये समीकरण दे रखा है हमें इस तरह से, और कह रहा है कि इसमें कौन सा सही है। तो देखो हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, इसमें हम एक काम कर लेंगे, इसके 3 इक्वेशन निकाल लेंगे सीधे सीधे। तो देखो पहले हमारी क्या आ जाएगी, 2x माइनस वाई प्लस 3z बराबर 9 आ जाएगा। दूसरे को करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 आ जाएगा। इसको करेंगे तो x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2 आ जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन इन सभी इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहला ही ऑप्शन हमने ले लिया जहाँ पे 1 2 3 रखा गया है x की वैल्यू को। तो अगर देखो हम यहाँ पे तो x की वैल्यू 1 है, माइनस y की वैल्यू 2 है, प्लस 3z की वैल्यू 3 है, बराबर 9 आ रहा है। यानी कि पहला ऑप्शन पहली वाली इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर गया। दूसरी को देखो 3 और 3 6 कर गया। तीसरे को कर रहा है क्या, पहला ऑप्शन 1 माइनस 2, माइनस का 1 आएगा, -1 + 3 कितना आएगा, -1 + 3 2 आएगा। जब को कर दो तो यानी कि 38 ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 39। देखो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला, तो tan इनवर्स a प्लस बी बटे 1 माइनस ए बी होता है, तो π/4 आ जाएगा। पूरा दिमाग मत खाओ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। यदि किसी त्रिभुज PQR में त्रिभुज PQR समांतर श्रेणी में हो तो cot P/2 cot R/2 का मान क्या होगा। तो देखो सिंपल इसका फार्मूला होता है √S - P बटे S - Q इंटू S - R। ठीक है, दोनों को रख देंगे, मतलब कैसे करेंगे समझ गए ना, दोनों की वैल्यू रख देंगे। चलो करके ही दिखा देते हैं। क्या किया हमने, अंडर रूट में रख लिया S माइनस क्या है, यहाँ पे जो ऊपर है वही ऊपर आएगा, बाकी जो छूटा हुआ है उसको नीचे भेज दो, P और S माइनस Q। ठीक, ऊपर क्या है S माइनस R बटे S माइनस P S माइनस Q। ठीक, अब देखो S माइनस R से S माइनस R कैंसिल, S माइनस P से S माइनस P कैंसिल, तो क्या आ जाएगा S बटे S माइनस Q, क्योंकि स्क्वायर आएगा तो अंडर रूट से निकल के इतना आ जाएगा, दो गुना कर दो। अब हम जानते हैं 2s बराबर क्या होता है, तो p प्लस क्यू प्लस आर होता है, सभी भुजाओं का योग हो जाता है, तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू प्लस आर माइनस का 2q। अब p प्लस आर बराबर क्या होता है, 2q होता है, तो 3q हो गया। p प्लस आर बराबर 2q होता है, 2q प्लस 3q, 2q प्लस 3q यानी कि 4q माइनस का 2q बराबर 3q बटे 2q। एक मिनट, देखो p प्लस आर बराबर 2q हुआ, ये 2q मिला 2q ये प्लस का है, तो ये केवल q बचेगा यहाँ पे। ठीक, एक मिनट, हाँ केवल q बचेगा यहाँ पे, 3q माइनस q, यानी कि इतना बचेगा 2q माइनस q बचेगा, 3q बचेगा, q से q कैंसिल बराबर 3 ऑप्शन आ जाएगा। तो यानी कि डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 41 दे रखा है वो क्वेश्चन रॉन्ग है। ठीक, उसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, पेपर में भी इसको गलत बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
42 एक्स बाई बराबर ए स्क्वायर दे रखा है और एस बराबर दे रखा है बी स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर बाई। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो किस तरह से करेंगे? देखो सबसे पहले मेरे घर का डे जैसा था आकार, यानी कि हमने एक्स बाई बराबर ए स्क्वायर ले लिया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, और दूसरा क्या दे रखा है हमें, हमने क्या किया, बाई को हटा दिया यहाँ से। तो बाई हटाने के लिए हमने क्या किया, ए स्क्वायर, बाई की वैल्यू निकाली ए स्क्वायर बटे एक्स, ठीक है। और हमें एस दे रखा है बी स्क्वायर एक्स प्लस का सी स्क्वायर बाई, ठीक है। बाई की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर बटे एक्स, ये है हमारा एस, ठीक। डी एस बटे डी एक्स माइनस का सी स्क्वायर ए स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब डी एस बटे डी एक्स बराबर जीरो रखना है, तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, तो एक्स बराबर आ जाएगा सी ए बटे बी, ठीक। अब ये ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट, सॉरी ये वाला है जो यहाँ पे हम इसको रख देंगे, तो एस बराबर आ जाएगा बी स्क्वायर सी ए अपॉन बी प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी स्क्वायर ए स्क्वायर, सॉरी सी ए अपॉन बी, इतना आ जाएगा। अब सी ए से सी ए कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल, तो 2ABC, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, ठीक है, कर लिया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाई बराबर एक्स स्क्वायर दे रखा है और बाई बराबर 4 दे रखा है, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल जब भी कंडीशन हो कैसी हो, एक्स स्क्वायर बराबर 4a बाई करके हमें पैराबोला दे रखा हो और बाई बराबर b दे रखा हो। जब ऐसी कंडीशन हो तो हम फार्मूला लगाते हैं 8/3 a अंडर रूट ए बी, ठीक है। अब 8/3 हमने कर दिया, अब a निकालेंगे तो इतना आ जाएगा 4a बराबर हमें यहाँ पे कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, ठीक है। इसकी मतलब इससे इसकी तुलना करेंगे तो हमारा 4a 1 होगा। अब a बराबर हो जाएगा 1/4, तो ये हो जाएगा 1/4 अंडर रूट 1/4। अब b कितना है हमारा, बाई बराबर b यानी कि 4 है, 4 से 4 कैंसिल, 4 दूनी 8, 2, एक मिनट, यहाँ पे 8b होगा, सॉरी यहाँ पे 8b होता है, 8b रूट ए बी होता है, तो कितना हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा हमारा। यहाँ पे b आएगा तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 अट्ठे 32 और ये तो कट जाएगा, तो 32/3 आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम आपको सारे प्रैक्टिस सेट कराएंगे जितने भी आज अब तक एग्जाम में आए हैं, चाहे वो यूपी टीजीटी पीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो, जीआईसी हो, यूपी पीसीएस हो, सभी कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि x प्लस ए का होल पावर n के प्रसार के विषम पदों का योग p और सम पदों का योग q है, ठीक है, तो x प्लस ए का होल 2n माइनस x माइनस ए का होल 2n का मान क्या होगा। अब देखो साफ करते हैं एक बात, जब भी कंडीशन हो ऐसी, क्या x प्लस ए की होल पावर n माइनस x माइनस ए की होल पावर n, जब ऐसी कंडीशन होती है तो दोगुना हो जाता है इनके अंदर का मैटर। और देखो माइनस है ना, हम जानते हैं x प्लस ए की होल पावर n बराबर क्या होता है, nc1, x की पावर n ए 0 होता है, nc2 x की पावर n माइनस 2, सॉरी यहाँ पे 0 होता है, पहला 0 होगा और दूसरा 1 होगा, इस तरह से होता है। लेकिन जब माइनस कर देना इसी के अपोजिट उससे, तो क्या हो जाता है, ये दोगुना हमारा पॉजिटिव टर्म आती है केवल, ठीक है, तो पॉजिटिव टर्म आती है और दोगुना भी हो जाता है। तो मतलब ओवरऑल हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x प्लस ए की होल पावर 2n माइनस x माइनस ए की होल पावर 2n बराबर p प्लस क्यू का होल स्क्वायर और माइनस का p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस लगाया, अब इसको p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, ठीक। अब हमने इसको माइनस को अंदर पहुंचाया तो ये दोनों सब चल बसेंगे, तो 4pq, यानी कि डी ऑप्शन आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि PQRS गुणोत्तर श्रेणी में हो तो 1/p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 1/q स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और 1/r स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर किस में होंगे। तो ये हमारे ये भी जीपी में होंगे, और हम सब गुणोत्तर श्रेणी में हैं तो कैसे लिख लेंगे हम इनको,
देखो 45 क्वेश्चन नंबर है, इसको हम लिख सकते हैं एस स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। क्या होता है अंतर? अंतर होता है द्वितीय पद माइनस द्वितीय पद बटे प्रथम पद। ठीक है, अब आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं बटे पी क्यू स्क्वायर यानी कि, और इसको हम लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बटे पी स्क्वायर। ठीक, अब हमने क्या किया, एस स्क्वायर प्लस हम इसको बाई डिवाइडेंडो एंड कॉम्पोनेंडो से इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और इसको इस तरह से आर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक, अब देखो ये दोनों सेम है, तो आर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एंड एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये क्या है, हमारे जीपी में है। अब जब जीपी में, ये जीपी में आया, इसका मतलब ये जीपी में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है यदि समीकरण का एक मूल 2 प्लस आई है तो ए का मान क्या होगा। देखो जब भी किसी क्वेश्चन का एक मूल 2 प्लस आई हो तो दूसरा मूल हमेशा 2 माइनस आई होता है, और मूलों का योग होता है माइनस का बी अपॉन ए। अब माइनस यहाँ पे पहले से है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो ए बराबर 4 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका है, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका है। सबको पहले जो दे रखा है, सबको पहले या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे कितने पद हैं। तो देखो 3 और 3 6, 6 3 9 पद है, यानी कि विषम पद है। विषम पद होता है तो n+1/2 होता है, तो यानी कि 10/2 यानी कि 5 आ जाएगा। अब 5वां पद, इसको हम अब आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेंगे, आरोही क्रम में ही लिखते हैं हमेशा। तो जो 5वां पद हमारा 39 होगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, करके देख लेना। नेक्स्ट है, यदि ए वैक्टर और बी वैक्टर परस्पर लंबवत है, तो देखो जब भी ये लंबवत होंगे तो क्या कंडीशन होती है, ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर बराबर 0 होता है। ठीक है, अब 0 होगा तो यानी कि, और आई डॉट आई 1 होता है, तो 2 - 4 प्लस लैम्डा बराबर 0, यानी कि लैम्डा बराबर 2 आ जाएगा हमारा। ठीक, बी ऑप्शन इज राइट। सारणी कितना दे रखा है, इसका मान पूछा है, तो बी ऑप्शन आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पर ये आ जाएगा, 2 बल पी और क्यू एक कड़ पर लगे हैं, बलों के बीच थीटा कोण है, बलों का परिणामी आर है। यदि आर का वियोजित भाग पी की दिशा में 2p हो तो p बराबर क्यू कॉस थीटा होता है। अब ये हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देख लीजिए इसको, क्या इस तरह से सॉल्व करेंगे। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक कड़ पर 2 बल p और q लगे हैं, तो हमने क्या किया, एक कड़ है, ठीक है, इस पर एक पी वैक्टर बल लगा है, एक क्यू वैक्टर बल लगा है, और उनका परिणामी आर वैक्टर है। डी ए ई डी कहाँ है, डी ए ई की जो दिशा है वो थीटा है। ठीक है, आर का पी की दिशा में वियोजित भाग ए बी है, तो बी ई बराबर ए ई माइनस ए बी, यानी कि 2p माइनस पी बराबर पी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर पी अपॉन क्यू, यानी पी बराबर क्यू कॉस थीटा, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 हमें क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की होल पावर 10 के प्रसार में x की पावर 11 का गुणांक बताओ। देखो जब भी इस तरह की कंडीशन आ जाए तो हमें ना कुछ फार्मूला याद करना है, ना कुछ, बस थोड़ा सा समझना है और दिमाग का इस्तेमाल करना है। क्या करेंगे, हम इसको लिख लेंगे NCR, यानी कि NCR का 10CR और एक्स स्क्वायर की पावर 10 - R, यानी कि क्या होता है, x की पावर n - R 1/x की पावर r होता है। ठीक, अब ये 10CR हो गया, x की पावर 20 - 2R एंड 1/x की पावर r, तो ये हो जाएगा 20 - 2R, और ये r ऊपर जाके तो ये माइनस का r बराबर 11 आ गया, तो 20 माइनस का 3R बराबर 11 आ गया, तो 20 - 11 बराबर 3R हो गया। 10 में से 1 गया, बचे 9, 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा, 3R, 3 3 9, R बराबर 3 हो गया। ठीक, अब हमने क्या किया, इसमें रख दिया, क्योंकि हमसे x की पावर 11 का गुणांक पूछा है, तो 10C3 और x की पावर कितना हो जाएगा, 20 - 3 दूनी 6, 20 - 6 -3, तो कितना आ जाएगा 10C3 और 20 मतलब x की पावर 11 हो जाएगा, यहाँ से 20 में से 9 जाएंगे तो, और ये आ गया हमारा इसका क्या, गुणांक। अब इसको हम थोड़ा सही से लिखेंगे। अब 10C3 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10C3 को हम लिख सकते हैं 3 बार है ना नीचे, तो 3 बार प्रसार हो गया, यानी कि 10 9 और 8, 3 2 1, ये शॉर्ट तरीका है इसको करने का। 2 चौक 8 हो गए, 3 3 9 हो गए, 3 चौक 12 10 120, यानी कि हमारा डी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है √2 क्या है, एक अपरमेय संख्या है, साफ साफ दिख रहा है। दीर्घवृत्त
क्वेश्चन कह रहा है दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर बन के बिंदु एक्स डैश वाई डैश पर स्पर्शिका समीकरण क्या है। जब भी स्पर्शिका किसी बिंदु पर हो तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स डैश, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई डैश, बाकी सब सेम रहता है, बराबर बन हो जाता है। तो ये ऑप्शन राइट है। इसमें क्या है, एक्स प्लस आई वाई बराबर अंडरवुड ए प्लस आई बी, तो ये स्क्वायर पूछा है तो डी ए ऑप्शन होगा इसका। कैसे होगा, हमने क्या किया, रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को सबको एक तरफ करके और एक कर देंगे तो ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट, किसी एक प्रक्षेप का क्षैतिज तल पर परास प्राप्त की गई महत्तम ऊंचाई का तिगुना है। ठीक है, देखो क्या करेंगे हम इसमें, एक प्रक्षेप का क्षैतिज तल पर परास प्राप्त की गई महत्तम ऊंचाई का 3 गुना है। ठीक है, यानी कि आर जो है वो 3 गुना दे रखा है एच का, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी बराबर 3 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 3 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। अब ये आ जाएगा साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 4/3 टेन थीटा, 4/3 टेन थीटा। ये आ गया हमारा, कहाँ गया, हाँ। अब हमें निकालना क्या है, उड्डयन काल। टी बराबर होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, 2u अपॉन जी को एक तरफ रख दो, और ये 3 4 है, 5 भी आ जाएगा इसका मतलब। तो ये लंबटे आधार होता है, ये लंबटे कर्ण होता है। साइन थीटा क्या होता है, लंबटे कर्ण, यानी कि 4/5 आ जाएगा। तो ये सॉरी 4/3 है ना, लंबटे आधार सही है। और ये होता है लंबटे कर्ण, तो 4, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8u बटे 5g, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है सारणिक वाला कि a माइनस बी दे रखा है। ठीक है, और कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें भी जब भी ऐसी कंडीशन आए ना तो ए बी सी बराबर 1 2 3 मान लो। जब मानेंगे तो इसकी वैल्यू 216 आएगी। ठीक है, और नीचे देख लेंगे तो इसमें भी 1 + 2 + 3 यानी कि 6 का क्यू हो जाएगा, तो 6 का क्यू 16 216 हो जाता है, तो 216 आ जाएगा, यानी 36 छक्का 216, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। n किस्तों में 8% ब्याज की दर से, सही है हाँ, एन किस्तों में 8% ब्याज की दर से किसी धनराशि ए की ऋण अदायगी हेतु वार्षिक किस्त ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो किस्त, ये पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, इसमें क्या करेंगे, अपोजिट साइन से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमने क्या किया, 3 + √8 कर दिया ऊपर, और नीचे तो 3 + √8 यानी कि स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, यानी कि 9 - 8 यानी कि 1 बच जाएगा। इस तरह से ऊपर इसको ले जाएंगे तो सब कट जाएंगे, खाली यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 बचेगा प्लस को, जो मिलकर 5 बनाएंगे। उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 में क्या होगा, हम इसमें क्या करेंगे, R1 + R2 कर दो तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, और 6i + 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर 0 y बराबर 0 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है p + r एक काम को 30 दिन में, p + q उसी काम को 45 दिन में, और q तथा r उसी काम को 60 दिन में पूरा करते हैं। r अकेला उससे पूरा कितने दिन में करेगा, ये पूछा है। r पूछा है, अकेला कैसे करेगा, यानी कि p + q किसी काम को 30 दिन में, और क्या है p + r कर रहे हैं किसी काम को 30 दिन में, p + q कर रहे हैं 45 दिन में, और q + r कर रहे हैं 60 दिन में। सबका एलसीएम ले लो, 180 आएगा। 3 × 6 = 18, 45 को कितने, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 16, 17 18। ठीक है, 6 × 3 = 18। ठीक, अब 6 × 4 = 10, 3 = 13। ठीक है, तो 180 काम है, 180 काम है। अब हमें आर को अकेले करवाना है। अब आर की कार्य क्षमता यहाँ कितनी हो रही है, यहाँ से आर की कार्य क्षमता देखो, यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे तो आर की कार्य क्षमता हो रही है हमारी 5/2। ठीक, 5/2 हो रही है, तो ये हो गया 180 × 2/5, 5 × 3 = 15, 16 17 18, 5 × 6 = 30, और 36 दूनी 72 होती हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब हमने क्या किया, वक्र है और रेखा दे रखी है, इनको स्पर्श करता है कोई बिंदु, तो क्या हो जाएगा इसका पॉइंट A, B। उसके बाद में ये है, ये 4 आ जाएगा। इसमें क्या होगा, त्रिभुज ABC, देखो ये मॉडुलस फंक्शन है, और इसमें क्या होगा, इसमें वही लाओ कर ही देते हैं। इसमें क्या होगा, देखो इसमें सबसे पहले हम बिना कुछ बनाए उनाए, क्योंकि इतना तो हम कर ही लेंगे, -2 से देखो हमें इसको तोड़ फोड़ करके रखना है। देखो 1 - x² जो है
वो ग्रेटर है या जीरो से, तो 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। या फिर ग्रेटर मत रखो, बराबर ही रख लो, बराबर जीरो, तो एक्स की एक वैल्यू -1 आएगी, एक आएगी +1, ठीक है। और ये जा कहाँ रहा है, 2 तक जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 भी आएगा। और इससे कम पर भी जा रहा है, -1 से, यानी कि -2 पर भी जा रहा है। तो इसका मतलब है ये जो फंक्शन है ये बार बार ओवरलैप इधर उधर कर रहा है, ठीक। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, पहले हम -2 से -1 तक लेंगे। अब -1 तक लेंगे, क्या है, माइनस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है। अब ये देखो माइनस में है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, प्लस, वैसे एरिया तो कभी भी माइनस नहीं होता, बट हम यहाँ पे साइन ले लेते हैं क्योंकि ये माइनस में है, इसको दर्शाने के लिए। यहाँ ये हो जाएगा -1 से -1 से +1 के बीच में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा 1 से लेकर 2 तक 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक। इतना कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, इसका एलसीएम कर देंगे। देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1, मैंने डायरेक्ट लिख लिया है, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर यानी कि x³ माइनस का x, और ये -2 से -1 तक है, प्लस ये हो जाएगा x माइनस का x³, ये हो जाएगा -1 से +1, ये है x माइनस का x³, ये हो जाएगा 1 से लेकर 2 तक, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/3 प्लस 1 माइनस का 8/3 और प्लस का 2, ये हो गया हमारा प्लस का 1 माइनस का 1/3, ये होगा माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का 1/3, ठीक। और ये हो जाएगा 2 माइनस का 8/3 माइनस 1 माइनस का 1/3। इस तरह से लिख लेंगे और सबको सॉल्व करेंगे तो आंसर 4 आ जाएगा, ठीक। डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्या है, त्रिभुज ABC के त्रिभुज समद्विबाहु। देखो त्रिभुज ABC दे रखा है, ये ABC समबाहु है, इसका मतलब मान लो, और हाँ एक भुजा 2a है, तो सब भुजाएं समबाहु है, तो सारी भुजाएं 2a होंगी, ठीक। अब वो कह रहा है इसके शीर्षलंब की लंबाई, यानी कि यहाँ से हमने कोई शीर्षलंब गिराया तो मान लो उसकी लंबाई h है, ठीक। अब ये तो ये a हो जाएगा ना, क्योंकि पूरा तो 2a है। जब a तो हमने क्या किया, इसको हमने लगा दिया क्या, पाइथागोरस थ्योरम, क्या होती है, 2a कर्ण का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4a² माइनस का a² बराबर h², तो h² बराबर हो जाएगा 3a², तो h बराबर हो जाएगा a√3, तो ये होगी शीर्षलंब की लंबाई। नेक्स्ट क्या है, कह रहा है एक गेंद 49 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 36 से 30 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित होती है, 36 स्तर पर उसका परास कितना होगा। देखो r² होता है, r बराबर होता है u² sin 2 θ/g होता है। अब वो करिए दे रहे हैं, ये होता है r बराबर u² sin 49 गुणा 49 u² sin 2 θ, sin 2 θ का मतलब क्या है, sin 60, यानी कि √3/2, और ये कितना है, जी कितना है 9.8, ठीक है। तो ये हो गया 2 और 2 पंजे 10 हो गए, ठीक। तो कितना हो गया, 5 9 45 के 5 हाथ से लगा 4, 5 चौक 20 और 4 24 √3/2, यानी कि हमारा सी ऑप्शन सही है। ये इसमें सी ऑप्शन सही है क्योंकि ये हमें दे रखा है, इसमें क्या हो जाएगा, P, देखो P यूनियन Q इंटरसेक्शन आ रहा है, तो ये हो जाएगा P यूनियन Q इंटरसेक्शन P यूनियन R। उसके बाद में नेक्स्ट है, अगर आपको विस्तृत अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं तो मैं टॉपिक वाइज भी कुछ कराऊंगी प्लेलिस्ट, तब तक इतना ही करें और वेट करें। नेक्स्ट क्या है, एक कण पर 2 बल F1 और F2 कार्य कर रहे हैं, एक बिंदु और इस पर विस्थापित होता है, यानी कि F वेक्टर बराबर और D वेक्टर दे रखा है, ठीक है। तो हम W जानते हैं FD होता है और F.D कर देंगे। देखो पहले तो F1 प्लस F2 करके F वेक्टर निकल जाएगा, फिर ये बिंदु है और जो विस्थापित हो रहा है, यानी कि कांस्टेंट बिंदु होता है, एक दूसरे उसको विस्थापित करता है, जिसे OA वेक्टर कहते हैं, और OA वेक्टर का मतलब है A वेक्टर माइनस O वेक्टर, ठीक। तो यानी कि हमने इसको A मान लिया, इसको O, तो A माइनस O कर देंगे, ठीक। तो F वेक्टर और D वेक्टर दोनों मिल जाएंगे, W बराबर FD, तो 40 का ही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी
यदि किसी लीप वर्ष को यादृच्छिक चुन लिया जाए तो उस वर्ष में 53 शुक्रवार होने की प्रायिकता क्या होगी। अब एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। देखो एक लीप वर्ष की बात, देखो अगर हम सामान्य वर्ष की बात करें तो एक दिन विषम होता है, लेकिन अगर हम लीप वर्ष की बात करें तो 2 दिन विषम होती हैं। अब लीप वर्ष में 2 दिन विषम होंगे, यानी कि और एक सप्ताह में कितने दिन होती हैं, 7 दिन होती हैं। ठीक, तो 2/7 हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट है, यदि ए और बी एक स्थिति सदिश हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए बी वेक्टर का मध्य बिंदु क्या होगा, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन 2 होगा। सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है, बाट। ये है क्वेश्चन नंबर 17। इसका आंसर है सी, पी प्लस क्यू, बी प्लस क्यू बराबर ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस का 2। यदि n प्राकृतिक संख्याओं का योग S1 और उनके वर्गों का योग S2 और घनों का योग S3 है तो संबंध क्या होगा इसमें। तो हमने क्या किया, देखो इसमें पहला ऑप्शन सही है। कैसे है, हमने 2 संख्याओं का योग ले लेंगे, 2 का या फिर 2 ना लें, सीधे सीधे देखो हमसे क्या रहा है, n प्राकृतिक संख्याओं का योग S1 है तो हमने लिया n इंटू एन प्लस 1/2, वर्गों का योग n इंटू एन प्लस 1 टू n प्लस 1/6, और ये तो ये आ जाएगा, सबको लगा के देख लेना। नेक्स्ट है, उभयनिष्ठ होने का प्रतिबंध डी होता है। नेक्स्ट है, 2 सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं, इनके बीच का कोण 60 डिग्री होगा। कैसे, कॉस थीटा बराबर होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है। 74 में NPR 720 और NCR 120 दे रखा है, R पूछा है, R 3 होगा। कैसे होगा, ऐसे होगा, देखो NPR बराबर 720 दे रखा है और NCR बराबर 120 दे रखा है। अब हमने क्या किया, NPR को हम फैक्टोरियल R इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल होता है 720 और NCR का n फैक्टोरियल n बटे R का फैक्टोरियल n माइनस आर का फैक्टोरियल। अब ये इसको कितना लिख लिया, 720, तो 1/r का फैक्टोरियल 720 बराबर 120 हो जाएगा। 0 से 12 छंग 72 हो गया। 1/r का फैक्टोरियल बराबर 6 हो, सॉरी यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो r का फैक्टोरियल बराबर 6 हो गया, तो r बराबर हो जाएगा 321, यानी कि अगर हम r फैक्टोरियल लिखें तो इसको 3 फैक्टोरियल लिखना होगा 6 को, तो r बराबर हमारा 3 आ जाएगा। नेक्स्ट है, ये परवलय की नाभि और नियता दे रखी है, उसका समीकरण पूछा है। देखो PS बराबर PM फार्मूला लग जाएगा। अब P क्या है, कोई पॉइंट है जिसके निर्देशांक x, y हैं। सॉरी, क्वेश्चन आ गया था, क्वेश्चन